जबकि प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हमारे उद्देश्य के लिए कम से कम 5 लाख वर्षों से भारत में मौजूद हैं। यहाँ हम केवल 5 से 6,000 साल पीछे जाएंगे। यह हमें 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखेगा। यह इस समय के आसपास था कि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अधिकांश लोगों ने अधिक व्यवस्थित अस्तित्व के लिए अपनी शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली को छोड़ दिया था। वे अपने द्वारा काटे गए अनाज और भेड़ बकरियों जैसे जानवरों और निश्चित रूप से उन मवेशियों पर निर्वाह करते थे जिन्हें उन्होंने उनमें से कुछ को पालतू बनाया था। हिरण का भी शिकार किया। यह सब विभिन्न तकनीकों और उपकरणों के उत्पादन से सहायता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए भोजन के भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन और जार और इसके उत्पादन के लिए बुनियादी हल और कुदाल अंततः धातु के उपकरण विशेष रूप से तांबे से बने होते हैं जो धीरे धीरे अधिक व्यापक हो गए। कुछ क्षेत्र और भी उन्नत थे और उन्होंने कांसे से बने औजारों का उपयोग अपनाया। फिर से यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय उपमहाद्वीप विशाल है, इसलिए विकास के ये चरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर आए। ऐसे वातावरण में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। हड़प्पा सभ्यता पहली शहरी सभ्यता थी जिसके बारे में हम दक्षिण एशिया में मेसोपोटामिया के समान जानते हैं और मिस्र सभ्यता में भी महान नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इस मामले में सिंधु नदी वास्तव में शुरू में इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। हालांकि समय के साथ साथ सिंधु नदी घाटी से कुछ दूरी पर इस तरह की अधिक बस्तियों की खोज की गई थी। हड़प्पा शब्द को अपनाया गया था। यह नाम हड़प्पा से आया है जो इस संस्कृति का पहला पुरातत्व स्थल है जिसे अब तक खोजा गया है। हड़प्पा के स्थलों में वास्तव में बहुत सी समानताएं हैं। उदाहरण के लिए काले और लाल मिट्टी के बर्तनों की एक समान शैली थी। वे एक ही प्रकार के ईंटों के औजारों का उपयोग करते थे, कलात्मक शैलियों और पैटर्नों के समान टेराकोटा वस्तुओं का निर्माण करते थे और इसी तरह हड़प्पा सभ्यता न केवल सबसे पुरानी कांस्य युग की सभ्यताओं में से एक है बल्कि सबसे परिष्कृत भी है। इसे आमतौर पर 3 समूहों या सामान्य चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण, परिपक्व हड़प्पा चरण और देर से हड़प्पा चरण। प्रारंभिक हड़प्पा चरण इस सभ्यता की प्रारंभिक अवधि थी जिसमें बस्तियों को उनकी विशिष्ट किलेबंदी और नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि अधिक उन्नत पत्थर काम करने वाले धातु विज्ञान, शिल्प विशेषज्ञता, पहिया परिवहन और अपेक्षाकृत विस्तृत व्यापार द्वारा चिह्नित किया गया था। नेटवर्क हालांकि छोटे शहरों के आकार को पार कर गया है। इस चरण के शहर उतने बड़े या आबादी वाले नहीं थे जितने कि परिपक्व हड़प्पा चरण के दौरान आएंगे। यह उस दूसरे या परिपक्व चरण में है जहां हम एक पूर्ण शहरी सभ्यता के गठन और विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं। कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे हड़प्पा सभ्यता का स्वर्ण युग कहते हैं। एक समय जब समाज में उसका उत्थान समृद्धि के मामले में अपने चरम पर था। अंतिम या देर से हड़प्पा चरण शहरों और शहरी जीवन के पतन से परिभाषित होता है। जबकि बस्तियों की संख्या अधिक हो सकती थी, वे आमतौर पर बहुत छोटी और अधिक फैली हुई थी। बाहर हड़प्पा के शहर विशेष रूप से दूसरे या परिपक्व चरण के दौरान अपनी परिष्कृत नागरिक योजना और संगठन के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। उनकी सड़कों को एक ग्रिड प्रणाली में बिछाया गया था जो शहर के ब्लॉकों के समूहों का गठन करती थी, जो हमारे अपने समय के कई आधुनिक और सुनियोजित शहरों में पाए जाने वाले लोगों से बहुत अलग नहीं थे। कुछ होपिन शहरों में मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर जितनी हो सकती है। अधिकांश शहरों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। मूल रूप से एक उच्च और निम्न वर्ग। उच्च या गढ़ भाग आमतौर पर शहर के पश्चिमी भाग में स्थित था और जहां उच्च या शासक वर्ग रहते थे। यह वह स्थान भी था जहां महत्वपूर्ण भवन जैसे अन्न भंडार और कार्यशालाएं स्थित थे। शहर का निचला हिस्सा वह था जहां आम लोग रहते थे। हालांकि आम शब्द का मतलब यह नहीं है कि वे परिष्कृत परिवार नहीं थे। यहाँ मध्यम आकार के 2 या अधिक मंजिला घरों में रहते थे जिनमें बाथरूम और जल निकासी व्यवस्था थी। कुछ घरों में भोजन के मामले में अपने स्वयं के कुएं भी थे। उसके खुले समाज में अधिकांश लोगों का आहार वास्तव में उस क्षेत्र पर निर्भर करता था जिसमें उनका शहर स्थित था, जबकि वे सभी खेती के किसी न किसी रूप पर निर्भर थे। जो खेती की जाती थी
और बाद में उसका उपभोग किया जाता था। उदाहरण के लिए सिंध और पंजाब में हड़प्पा समाज बड़े पैमाने पर गेहूं और जौ का उपभोग करते थे, जबकि गुजरात में रहने वाले लोग चावल या बाजरा खाने की अधिक संभावना रखते थे। यदि वे किसी नदी या समुद्र के किनारे रहते थे तो उनके उपभोग करने की संभावना थी। मछलियों की उच्च मात्रा में, उनमें से कई ने स्थानीय हिरणों और जल पक्षी का भी शिकार किया। व्यावहारिक रूप से उन सभी ने दूध या दही के किसी न किसी रूप का सेवन किया होगा, लेकिन संभवतः मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे भैंसों और बकरियों से भी। हड़प्पा समाज भी अपनी लेखन प्रणाली विकसित करने वाले पहले लोगों में से एक था। इसमें मूल रूप से एक चित्रात्मक या लोगो शब्दांश लिपि शामिल थी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रतीक एक विशेष शब्द या शब्दांश के लिए खड़ा था। दुर्भाग्य से इस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, जो शर्म की बात है, क्योंकि जरा सोचिए कि अगर विद्वान और भाषाविद इसे मेसोपोटामिया की बात कर सके तो हम समाज में और कितना सीखेंगे। एक और बात जो मुझे आकर्षक लगती है वह है व्यापक व्यापार संबंध जो कई हड़प्पा शहरों और प्राचीन निकट पूर्व सूची के बीच मौजूद थे, और सुमेरियन शहरों में पाए जाने वाले व्यापार रसीदों में 3 विदेशी व्यापारिक केंद्र डिल मून का उल्लेख किया गया था, जिसमें आज बहरीन और आसन्न अरब तट शामिल हैं। माकन कभी कभी हॉग का उच्चारण करता है, जिनमें से अधिकांश आज ओमान और मलोहा में है, जो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र था। कई हड़प्पा मुहरें यानीपर और लगश जैसे शहरों में पाई गई हैं, जबकि मेसोपोटामिया के अन्य मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। इससे पता चलता है कि उस समय भी प्राचीन सिल्क रोड नेटवर्क के कुछ हिस्से जीवित थे और अच्छी तरह से समझने योग्य लेखन या किसी भी संरचना की कमी के कारण जिसे निश्चित रूप से मंदिरों के रूप में पहचाना जा सकता है, हड़प और धर्म और अनुष्ठान एक महान रहस्य बने हुए हैं। हालांकि इस विषय पर विद्वानों का मानना है कि बड़े स्नानागार की खोज के कारण किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी में औपचारिक सफाई हुई होगी। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक वस्तु है जिसे पशुपति सीलबंद कहा जाता है। यह एक योग मुद्रा में एक आकृति को दर्शाता है जो कि उनके धर्म के साथ हिंदू भगवान शिव के समान है। एक और महान रहस्य यह है कि वीणा और संस्कृति और सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ। यह लगभग 1900 से 1700 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। यह कुछ ऐसा है जिसने कई विद्वानों को हैरान कर दिया है, और आश्चर्य नहीं कि ऐसे कई सिद्धांत हैं जो इसे समझाने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक रूप से सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह रहा है कि इसका संबंध आर्यों के नाम से जाने जाने वाले इंडो यूरोपीय लोगों के एक समूह के उपमहाद्वीप में आगमन से था, जबकि कुछ का मानना है कि वे अपनी नई भूमि के मूल निवासियों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। दूसरों का कहना है कि वे इस क्षेत्र के मूल निवासियों के साथ शांति से घुल मिल गए थे। इन दोनों सिद्धांतों को दूसरों द्वारा चुनौती दी जाती है। वो वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आंकड़ों को देखने के बाद यह सम्मोहक तर्क देते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, भूकंप और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बदलते पाठ्यक्रम उनके निधन का कारण हो सकते हैं। यह भी संभव है कि ये सभी किसी न किसी स्तर पर घटित हुए हों, अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग समय पर। इन सिद्धांतों में से किसी को भी साबित करना मुश्किल है, अकेले कई अन्य जो वहां मौजूद हैं। क्या हुआ था कि लोगों ने पहले उल्लेख किया था, आर्यों ने एक नई संस्कृति, भाषा और समग्र रूप से एक अलग जीवन शैली लाई। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कि एक अर्थ में भारतीय समाज की नींव बनाता है, जिसे हम आज जानते हैं कि यह वैदिक काल है, जिसकी चर्चा हम भारतीय इतिहास पर अगले एपिसोड में एक बार फिर से करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।